हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हमारे चैनल के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन था। तो ये है मेन क्लास। देखा जाए तो आज ही हमारी इस क्लास का शुभारंभ हो रहा है। आज ही हम लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। आज ही हम मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए ना हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। बाकी की बातें तो बीच बीच में होती रहेगी, और कुछ मुझे आपसे डिस्कशन करना था नोट्स के बारे में, और भी कुछ डाउट्स है बच्चों के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, वो सारे डाउट वहाँ क्लियर करेंगे, क्लास में नहीं। तो यहाँ देखो, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैडम जी, मैटर क्या होता है? तो बताऊँगी मैटर क्या होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि मैटर्स क्या होता है। मैटर्स कहीं नहीं होता, मैटर्स हमारे आसपास ही होता है। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास, हमारे आसपास के हर वातावरण में, हर एनवायरनमेंट में मैटर्स पाया जाता है। आप देखो एयर को, उसमें भी मैटर होता है। आप देखो इस मार्कर को, ये भी मैटर है। आप देखो इस ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड को, ये भी मैटर है। तो वो हर चीज़ मैटर है जो हमारे आसपास अवेलेबल है। स्काई को देखो, वो भी मैटर है। वाटर को देखो, रिवर को देखो, एक्सेट्रा, इट्स ऑल आर मैटर। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है? मैटर्स है। मैटर्स कहीं नहीं, हमारे स्पेस में ही ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, मैटर्स इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। क्या कह रहे हैं? मैटर्स हमारे स्पेस में ही ऑक्यूपाई करते हैं, बट मैटर्स किससे बने होते हैं? मैटर बने होते हैं वॉल्यूम से और मास से, क्योंकि जो भी मैटर होगा उसमें मास भी होगा और उसमें वॉल्यूम भी होगा, उसी से मैटर्स बनते हैं मैटर्स। ठीक है, अब देखो मैटर्स को ना हम बहुत सी चीज़ों में क्लासिफिकेशन हम करते हैं मैटर्स का, और हुआ भी है क्लासिफिकेशन बहुत मैटर का। मतलब मैटर्स को भी बहुत सोने की तरह तोड़ तोड़ के, जैसे सोने के अलग अलग आभूषण बनाते हैं, वैसे ही मैटर्स को भी तोड़ तोड़ के साइंटिस्टों ने अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग क्लासेस में मतलब डिवाइड कर दिया है। देखो, अब मैटर में ना एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग देखें तो पहले के जो साइंटिस्ट थे ना, वो मैटर्स को उन्होंने 5 तत्व मान रखा था कि ये 5 तत्व है जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, और वही मैटर्स थे। और वो 5 तत्व कौन से हैं? देखो, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। ये 5 क्या है? हमारे तत्व है जो मानते थे साइंटिस्ट कि इनमें से सब ब्रह्मांड बना है। क्योंकि देखो, हवा के बिना कुछ नहीं, पानी के बिना भी अर्थ पे रहना इम्पॉसिबल, और अर्थ होनी चाहिए। स्काई नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। फायर, आग नहीं होगी तो भाई खाना कैसे खाएंगे? भूखे मर जाएंगे ना। तो इन सब चीज़ें ही उस वक्त ज़रूरी थी, और साइंटिस्ट मानते थे यही मैटर्स है। ठीक है, बट नाउ डेज हमारे मतलब जो साइंटिस्ट है वो क्या मानते हैं? हमारी फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग, इंडियन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग मैटर्स को ना 2 क्लासिफिकेशन अलग अलग कर रखे होंगे, अलग अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पहला कर रखा है अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन में, दूसरा कर रखा है केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपना सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल में है अपना एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इनको भी एक्सप्लोर करेंगे आगे कि इनमें कैसे हमने मैटर्स को क्लासीफाई करके रखा है, और सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है, गैस में कैसे होता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये देखो कुछ की पॉइंट ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसा यूनिट ऑफ मास की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? नहीं पता तो यहाँ देखो, किलोग्राम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब। वॉल्यूम की क्या ऐसा यूनिट होगी? मीटर क्यूब। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, कोई भी किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम मेजर करना ना, तो उसकी जो कॉमन यूनिट होगी वो क्या होगी? लीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 लीटर में होता है 1 डिनोमीटर क्यूब, 1 लीटर में होता है 1000 ml, 1 ml में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आप देखो, इतना आप समझ गए मैटर्स क्या होता है। ओवरऑल मैटर्स हमारे आसपास ही मौजूद है। अब चलते हैं चैप्टर में आगे, और आगे की तरफ एक्सप्लोर करते हैं कि आगे क्या क्या है, क्या क्या डिस्कवरी वगैरह हुई है। ठीक है, तो जैसे है अपने पास आगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। मैटर्स की फिजिकली नेचर क्या है? भाई कोई बाहर से कैसा दिख रहा है, फिजिकली वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। भाई जितने भी मैटर्स है वो कुछ पार्टिकल से बन रखे होते हैं, जैसे विच डिफरेंशिएट साइज नेचर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मैटर। क्या कह रही है थ्योरी कि देखो, मैटर्स जो होते हैं वो सर्टेन पार्टिकल से बने होते हैं। ओके डन, ठीक है, बने होते हैं। अब उनके शेप अलग होते हैं, उनकी
साइज़ अलग होती है, ठीक है, उनका वॉल्यूम अलग होता है। क्यों होगा? क्योंकि वो मैटर है। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का देखो आप, सबका शेप अलग, बॉडी शेप अलग, ठीक है, साइज़ अलग, हाइट अलग, कलर अलग, सब कुछ अलग है ना। तो वो हमारी क्या है, फिजिकली अपीयरेंस है कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं। उसी तरह मैटर की भी फिजिकली अपीयरेंसेस होती है और उनमें से है जैसे उनका शेप अलग होता है, उनका नेचर भी अलग होता है। कई बार ना मैटर्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने सॉलिड देखा है, कैसा होता है सॉलिड, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है ना। और आपने लिक्विड देखा है, उसी कंपेयर में अगर सॉलिड के कंपेयर में देखें तो लिक्विड बड़ा स्मूथली वेव करता है, ठीक है, और गैस को देखो वो तो हवा में उड़ी जा रही है ना। तो इन सब की स्टेट अलग अलग है। अगर एक ही पार्टिकल को मैं देखूँ सॉलिड वे में, है ना, सॉलिड वे में देखूँ तो सॉलिड में आप कैसे रखोगे, अरेंजमेंट के फॉर्म में होगे। तो कोई भी चीज़ अरेंजमेंट के फॉर्म में होगी। जैसे क्यूब्स को देख लो, आइस क्यूब्स को देख लो, सॉलिड फॉर्म में एडजस्ट करके देखो, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, मतलब वो सब एक सिस्टमेटिक ढंग से वो अरेंजमेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है ना, वो बिखरेंगे नहीं। लिक्विड में देख लो, एक पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक वहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, वो फेल रखा है। क्यों फेल रखा है? क्योंकि वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ लिक्विड फॉर्म का, वेट अ मिनट। जैसे आप ये बॉटल देखो, ठीक है, इसमें पानी मूव कर रहा है ना, मूव पानी, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में अभी, और इसी को अभी आप जाके फ्रीज़र में रखो, ये बर्फ बन जाएगा सुबह तक, ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। जबकि देखो इस मैटर को, ये बॉटल प्लास्टिक की है, वही शेप है इसका, बट यहाँ पे नेचर जो है वाटर का वो चेंज हो रहा है। वाटर भी तो मैटर है, लेकिन नेचर वो अपना चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है? अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में इसको रखो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगी। फ्रीजर में डाल दो, थोड़ी देर में ये बर्फ़ बन के आ जाएगी, तो वो सॉलिड में हो गया, ओके। अभी ये लिक्विड फॉर्म में आपको बॉटल में, ठीक है, और यहीं इसको आप गैस पे चढ़ा दो हीट करके, ये गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गैस बन गई। तो उसी तरह से हमारे जो होते हैं ना ये मैटर्स, ये उसी टाइप के होते हैं, ओके। जैसे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपने कंकर देखे होंगे, कंकर कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और कई बार पहाड़ बना देते हैं, पत्थर बना देते हैं, लेकिन वो आए कहाँ से बेटा? वो छोटे छोटे पार्टिकल, वो छोटे छोटे कण ही अपने मैटर होते हैं। दैट्स ऑल आर क्रिस्टल क्लियर। मैं समझूंगी आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो इनकी फिजिकली अपीयरेंसेस क्या क्या है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक मिनट पानी पी लेती हूँ मैं। जब तक आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, अच्छे से एक बार देख लो। अब मैटर्स के कैरेक्टर क्या क्या है, कैरेक्टर भी तो देखने पड़ते हैं ना। ह्यूमंस का देखते हैं भाई, शक्ल सूरत तो अच्छी सी देख ली, ठीक है, हाँ भाई शक्ल से अच्छा है, गोरा है, सब बात बढ़िया। नेचर कैसा है उसका, कैरेक्टर कैसा है, वो भी तो देखेंगे ना। उसी तरह मैटर देख लिया शेप में सही है सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन बच्चों। यहाँ लिखो, हाँ थे अपन, हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन स्पेस बिटवीन देम। क्या बोल रहा है ये? पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस हो रहा है, मतलब वो कौन सी फॉर्म है, कौन सा स्टेट है, वो लिक्विड स्टेट है। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होता, लेकिन लिक्विड में स्टेट होगा। लिक्विड का एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, वो मूव करेंगे आपस में, तो उनमें क्या होगा, स्पेस क्रिएट होगा। उन पार्टिकल्स में स्पेस क्रिएट होगा, उन मेटल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कैरेक्टर, पहला तो कैरेक्टर कौन सा है मैटर का, वो अपने अंदर स्पेस को क्रिएट करेगा। हर मैटर स्पेस क्रिएट नहीं करता, बट डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। अभी जैसे मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि पानी को फ्रीज में रखो बर्फ बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ओके। सबको एनवायरनमेंट की नीड होती है। हमें देखो गर्मियों में गर्मी लगेगी, सर्दियों में सर्दी लगेगी, और भी मौसम जैसे बदलते, हमारी ह्यूमन बॉडी क्या होती है, अडॉप्ट हो जाती है उसी एनवायरनमेंट में। उसी तरह हमारा मैटर से, ओके। सेकंड देखो पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, आपस में मूव करते रहेंगे, ठीक है। दे पोजेस सम एनर्जी कॉल्ड, भाई मूव करेंगे ना तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो एनर्जी अपने
साथ कैरी करके लेके जा रहे हैं, उस एनर्जी को अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इस तो होती है कोई चीज़ अगर मूव कर रही है वो किस एनर्जी से मूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी। कोई पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अपनी एक एनर्जी को लेके, उसको अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है, किसका टेम्परेचर, किसी का भी टेम्परेचर, पानी को चढ़ा उसका मैटर का टेम्परेचर ही बढ़ेगा ना। मैटर का टेम्परेचर हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, तो उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, किसकी, पार्टिकल की। हैंस पार्टिकल्स आर मूव फास्ट, इससे क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स आपस में मूव फास्ट करेंगे, फास्ट नहीं मूव होते रहेंगे वो। जैसे एग्जांपल देखो, पानी का देखो आप एग्जांपल, बॉयल करने के लिए हम पानी देते एक मतलब बॉल में या फिर आप किसी भी भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दो, हीट दो नीचे से उसको, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी क्या होगा, वो भी तो इंक्रीज़ होगा। उसमें देखो काफ़ी देर बाद आप देखो वो ना ऐसे उफड़ने लगेगा, पानी ऐसे ऊपर आने लगेगा, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने लगेंगे, वो हीट गैस के फॉर्म में जा रही होगी, उसका डिफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हीट बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, उससे वो क्या होगा, फास्ट होने लगा, उसका प्रोसेस ही फास्ट होने लगा, पार्टिकल्स मूविंग के फास्ट करने लगे। ठीक है, तो वो क्यों करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ड्यू टू रीजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जब पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी चीज़ आपस में अट्रैक्ट हो रही है, फोर्स की वजह से हो रही है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, कोई भी दो पार्टिकल, कोई भी दो चीज़ आपस में अट्रैक्ट हो रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ा होगा फोर्स अपन ने, एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज फोर्स। उसको फोर्स कहते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स आपस में पहले अट्रैक्ट होकर वो जो एग्जिस्ट हो जाए, अट्रैक्ट हुए एग्जिस्ट हो गए, क्यों, किसकी वजह से हुए, फोर्स की वजह से हुए, उनमें फोर्स लगा है। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं समझे हो ना तो एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको मैं। जैसे है ना, एग्जांपल कौन सा दूँ मैं आपसे, आपने ना बड़े से समुद्र को देखा होगा। ठीक है, बड़े से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है, वेव्स कहते हैं जिन्हें अपन, ठीक है, सुनामी वगैरह। लेकिन जब वो आपस में टकराती है या फिर किसी भी चीज़ से टकराए, वो अगर बाहर आ रही है समुद्र के, और वो अगर किसी चट्टान से टकराई तो देखो वो बिखर जाएगी। क्यों बिखरेगी, फोर्स लगा है ना, इसलिए बिखरेगी। ओके, आपने मोशन चैप्टर या फोर्स वाला चैप्टर फिजिक्स में है, हम पढ़ेंगे अगर हमारे आगे आएगा तो उसमें मैं आपको छोटा सा थोड़ा फिजिक्स में घुमाना चाहती हूँ। फिजिक्स को लर्न करो। देखो फिजिक्स में चलते हैं थोड़ा, तो फोर्स हमने पढ़ा, तो आपस में दो चीज़ें में फोर्स लग रही है। जैसे अगर मुझे किसी टेबल को पुश करना है, पुश करूँगी तो मुझे अपना फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा ना उस टेबल को पुश करने के लिए, तब वो टेबल जाके आगे जाएगी, आगे मूव करेगी। तो मेरा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, फोर्स का कंट्रीब्यूशन था ना। तो मतलब कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई फोर्स तो है ना। तो बस वही यहाँ फोर्स बता रहे हैं आपको। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है मैडम, पढ़ा ही नहीं हमने, या पढ़ा होगा तो हमें याद नहीं है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो होता है जो दो पार्टिकल्स के बीच में, मतलब जो दो पार्टिकल्स को वो आपस में बैलेंस करता है, आपस में उनको पकड़ के रखता है। जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उनको वो कैरी करता है, उनको होल्ड करके रखता है। और जो उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जो उनके बीच में वो लगवाता है फोर्स। ठीक है, फोर्स आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, उसको मेनली अपन कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इट्स डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रॉन। किसने डिस्कवर किया था, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये रॉबर्ट ब्रॉन ने डिस्कवर किया था। एंड मूवमेंट आर कॉल्ड ब्रॉनियन मोशन। और एक जो मूवमेंट है उसकी पूछ सकते हैं डिस्कवरी किसने की, किसने मूवमेंट की थ्योरी दी, किसने मूवमेंट के बारे में बताया, वो बताया किसने, ब्रॉनियन मोशन साहब ने, उन्होंने मोशन वगैरह के बारे में बताया। तो यह थोड़ी सी फिजिक्स आ गई है, और आनी भी चाहिए, साइंस तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये है फिजिकल अपीयरेंस। अब हम जाएंगे केमिकल में। केमिकल क्या क्या करते, मतलब केमिकल में क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, वो करते हैं। अभी आपको नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो मैं आपको अलग से PDF सेंड कर दूँगी, तो उससे देख के आप आराम से कर लेना। ओके, तो देखो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि भाई केमिकल प्रोसेस के। तो देखो आगे है डिफ्यूजन।
मतलब ये चल अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है। तो ये है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो सिंपल वे में डिफ्यूजन किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। डिफ्यूजन होता है जिसमें कोई भी सॉल्ट मतलब लिक्विड वाली चीज़ या कोई भी फ्लूइड जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो मैटर्स में भी यही चीज़ है कि जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे बच्चों, मूव करेंगे। और कब तक मूव करेंगे, जब तक वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने मतलब कंसंट्रेशन को बैलेंस ना कर ले। एक बार बैलेंस कर ले तो शायद उनमें डिफ्यूजन थोड़ा कम हो जाए। तो इसे कहते हैं अपन डिफ्यूजन। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। देखो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है, डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। मतलब जो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो शेप होगा ना वो डेफिनेट होगा। आइस क्यूब देखा आपने, उसका शेप जैसा आप जमाओगे ना, उसको जैसा फ्रीज करोगे ना वो वैसा ही शेप होगा। जिस भी मतलब आइस क्यूब की प्लेट देखी होगी अलग अलग शेप की आती है, तो आपने भी देखा होगा वो अलग अलग शेप में क्या होता है मतलब फ्रीज हो जाता है। तो उसी तरह उनका वॉल्यूम हुआ, उनकी साइज़ हुई, उनका शेप हुआ, वो सब कुछ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को यहाँ पे अपन नेग्लिजिबल करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। क्यों? कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रेस करने से अगर कोई चीज़ प्रेस हो रही है, दब रही है, उसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। बट सॉलिड में वो चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सॉलिड आप कैसे कंप्रेस करोगे, आप खुद सोचो वो सब्सटेंस कितना हार्ड होता है ना, नहीं हो सकता। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड अपनी ऐसी टेंडेंसी रखता है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रखे। उसको मतलब बाहर के कोई भी फोर्स अगर आता है उसको अट्रैक्ट करता है, बट वो टच का मस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हार्ड सब्सटेंस है। उसने अपनी टेंडेंसी को, अपने शेप को क्या करके रखा है, मेंटेन करके रखा है। समझ में आया? आप बर्फ़ का एग्जांपल देखो, अपन उसको बाहर निकालते हैं, कुछ समय बाद लिक्विड होने लगेगा, लेकिन वो अपने शेप को मतलब बाहर के फोर्स से या बाहर के एनवायरनमेंट में हो, हाँ मेल्ट ज़रूर होगा, लेकिन क्या उसका शेप चेंज होगा? ऐसा होगा क्या कि आइस क्यूब को निकाला, स्क्वायर जैसा है वो रेक्टेंगल हो गया, वो ट्राइंगल हो गया? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बस वही चीज़ है कि सॉलिड अपने शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी रखता है। दे आर रिजिड, वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, कठोर। ठीक है, वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। डिफ़िकल्ट टू चेंजेस देयर शेप, और उनके शेप को चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ हाई, इनमें सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? हाई होता है। काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी लो, काइनेटिक एनर्जी लो होगी इसके अंदर। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, और इनमें डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। क्या होगी? हाई। यहाँ पे मैंने ना आपको कुछ बताया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। कई बार है ना इसी चैप्टर में आगे भी आएगा कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं। कई बार न्यूमेरिकल्स भी देखे होंगे, अब देखोगे, देखे होंगे तो क्या, बट अब आपके न्यूमेरिकल भी मेनली शुरू हो चुके हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। छोटी सी की पॉइंट आप लिख लेना, याद रखने के लिए ईजी रहेगा। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी लो होती है, सॉलिड हाई डेंसिटी के होते हैं। सॉलिड डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन कम होता है, उसमें नहीं होता इतना रोल डिफ्यूजन का, क्योंकि वो लिक्विड जैसा नहीं होता है ना। वो कैसे हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा? मूवमेंट के लिए वो चीज़ लिक्विड में फॉर्म में होनी चाहिए ना, तो वो फ्लूइड फॉर्म में तो होगी नहीं। सॉलिड तो ठोस है, कठोर है, रिजिड है ना। लिक्विड स्टेट, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। तो ये सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ थी। अब है लिक्विड स्टेट। डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसमें कोई शेप नहीं होता लिक्विड में, ना कोई बाउंड्रीज होती है इसमें। वो मतलब जिधर चाहे उधर मूव कर सकता है लिक्विड फ्रीली। डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लिक्विड का। आपने अगर बॉटल में आधा पानी भर के रखा है तो वो आधा ही होगा, आप उसको मूव करो वो पूरी बॉटल में फैलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने उसको उल्टा किया तो ऊपर से भी भरी हुई है, नीचे से भी भरी हुई, पूरी फील्ड हो गई, नहीं। दे कैन बी कंप्रेस्ड, हम लिक्विड को कंप्रेस्ड कर सकते हैं। लिक्विड आर नॉट रिजिड, लिक्विड हार्ड नहीं होता, बट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्लो करने की होती है। तो इसी वजह से उसको फ्लूइड भी कहते हैं। फ्लूइड्स क्यों कहते हैं? सॉलिड और लिक्विड है ना, और मेनली उसको फ्लूइड भी कहते हैं। अपने बायोलॉजिकल की लैंग्वेज है ये फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मतलब ये लिक्विड वाली कोई चीज़ है। ठीक है, तो ये है इनकी प्रॉपर्टीज़। सॉलिड में आगे
चौथी प्रॉपर्टी आप और देखिए, तो देखो फोर्थ पॉइंट अपना क्या कहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस देन द सॉलिड, मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसका वो कम होगा उसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सॉलिड के कंपेयर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। लिक्विड है मॉडरेट डेंसिटी, लिक्विड की इसमें डेंसिटी कैसी होगी बच्चों, मॉडरेट होगी। काम रहता है अपन, लिक्विड है मॉडरेट डेंसिटी होगी। लिक्विड पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इसमें जो होगी वो प्रॉपर्टी होगी डिफ्यूजन की, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ही तो डिफ्यूजन होता है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा तभी मूव करेगा ना। दे कैन टेक एनी शेप, और ये कोई भी शेप ले सकता है, गैस की बात हो रही है ना, तो गैस कोई भी शेप ले सकता है अपना, ठीक है। अच्छा, गैस इज स्टेट, सॉरी बच्चों ये बात गैस की भी हो रही थी, लिक्विड की बात हो रही थी, गैस की तो यहाँ बात है। दे कैन टेक एनी शेप का मतलब है लिक्विड कोई भी शेप ले सकता है। लिक्विड को आप किसी भी आइस क्यूब वाले शेप की प्लेट में रखो, वो फ्रीज उस शेप में ही होके आएगा, है ना। तो आप आजमा के भी देख लेना, हम आजमा भी चुके, डेली रूम की बात है हमारे, ओके। तो दे कैन टेक एनी शेप, ठीक है। अब एक गैस स्टेट की बात है, प्रॉपर्टी देखो, गैस इज नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, इसका ना तो कोई शेप होता है ना तो कोई वॉल्यूम होता है, गैस का कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। दे कैन बी कंप्रेस्ड मास, इसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। आपने देखा होगा कोई चीज़ में गैस भरी होती है तो कैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं। कई बार बच्चों के खेलने के लिए इतने बड़े बड़े टॉय आते हैं, वो गुब्बारे में बलून इतना हो रखा होता है, फिर तो उसमें क्या भर रखी होती है, गैस ही तो भर रखी होती है, और वो कैसे ऐसे कंप्रेस हो रहा है, होता है ना कंप्रेस, तो वो गैस फॉर्म में होता है। गैस इज मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी, गैस की जो होती है ना वो फ्लूइडिटी मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फ्लूइडिटी होगी, बट लीस्ट रिजिडिटी, बट उसकी हार्डनेस कम होगी। अब आप पूछोगे फ्लूइडिटी तो लिक्विड में आता है, तो गैस फॉर्म में कैसे, आपने देखा होगा अपन गर्म पानी करते हैं तो उसकी गैस जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो वो गैस फिर अपन उसको प्लेट से ढक दो, मतलब जो भी आपने बीकर वगैरह जो भी लिया है उसको प्लेट से ढक दो, तो वो गैस आपकी हीट हो रही है, तो वो गैस जब उस प्लेट पे जाएगी तो वो भाप बन के नहीं आएगी, क्या आएगी ना, वो वेपराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो लिक्विड नहीं बनेगा ना लिक्विड, तो वो भी तो फ्लूइडिटी में होगा, तो वो कैसी होगी वो सॉफ्ट होगी, ठीक है, रिजिडिटी नहीं, हार्ड नहीं होगी, क्योंकि ये सॉलिड की बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा अट्रैक्शन का वो कैसा होगा बच्चों, कम होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल मैक्सिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की वो कैसी होगी, मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा होगी। गैसेज हैव नो डेंसिटी, गैसेज की कोई डेंसिटी नहीं होती, तो क्यों डेंसिटी नहीं होती, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, मास अपॉन वॉल्यूम, नहीं बताया था। तो ना तो गैस में मास होता है ना वॉल्यूम होता है, क्योंकि शेप ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कहाँ से मास वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी के भी सवाल ही पैदा नहीं होता, तो डेंसिटी नहीं होती। दे कैन टेक एनी शेप, कोई भी शेप ले सकता है। वेरी फास्ट डिफ्यूजन, फास्ट डिफ्यूजन होता है इसमें बच्चे, बहुत फास्ट होता है। गर्म पानी को आपको मतलब जितना ज़्यादा हीट दोगे वो उतनी ज़्यादा तेज वेपराइजेशन बनेगी, उतनी ज़्यादा वो लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट होगी, तो इसमें डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। कई बार ना अपने केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बीकर को रखते हैं, उसके नीचे गैस ऑन करते हैं, तब वो मतलब गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, तो कितना फास्ट प्रोसेस होता है ना वैसे। अब देखो कुछ की पॉइंट पता ही होगा, एलपीजी का मतलब क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बच्चों ये कॉमन चीज़ है, याद होनी चाहिए आपको। और जो एलपीजी है ना वो फ्यूल इन व्हीकल्स के अंदर जो भरी जाती है ना जो गैस, वो एलपीजी ही होती है, याद रखना ही चीज़ें रिमेंबर करने की है, ठीक है। तो ये हो गया अपना गैस स्टेट का पूरा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको एक चार्ट फॉर्म में कुछ बताऊँगी, मतलब कि भाई इनको ही कैसे वेपराइजेशन, कंडेंसेशन वगैरह होती है, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि भाई केमिकल प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या होते हैं। अभी चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो उसमें और भी एक्सप्लोर करेंगे, और भी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो नोट्स के बारे में तो चलो बाद में डिस्कशन करेंगे, वो छोड़ो आप। मैं आपको बता रही थी, अब जैसे मैंने यहाँ बोर्ड्स पे आपको नोट्स करवाए हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो लिखवाए हैं, आप उन्हें कॉपी में नोट डाउन करोगे, आप उन्हें पढ़ोगे, रीड आउट करोगे, ठीक है। कई बच्चों के माइंड में ये सवाल आते हैं और आएंगे भी, ठीक है। ये पढ़कर हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे क्या हम अच्छे टॉप कर लेंगे क्या, ये सब चीज़ें माइंड में आती है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ,
आप सोच रहे हो मैम डीपली पढ़ाओ, कई लोग कमेंट भी करेंगे थोड़ा डीप जाओ, थोड़ा और समझाओ, थोड़ी और थ्योरी लिखवाओ। तो देखो अगर मुझे थ्योरी लिखवानी होती तो मैं फिर आपको क्यों बोर्ड पे टाइम वेस्ट करती। मैं आपको कहती बच्चे बुक खोलो, मुझे बोल रही हूँ अंडरलाइन कर लो, जैसे बचपन में करते थे सोशल हिस्ट्री वगैरह पढ़ने में। तो एक बात बताओ, अंडरलाइन करके क्या समझ लोगे क्या? नहीं, ऐसे पढ़ाई होती है क्या किसी भी चीज़ की? नो, पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। अंडरलाइन करोगे, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है अपन को। अपन को एक चैप्टर के बारे में इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें एक बार पहले अच्छे से नोट्स पढ़े, नोट्स को छोड़ो, टीचर क्या बोल रहा है आपको पहले वो सुनो, उसको समझो और देन उसके बाद आप लिखो। वो भी खुद के नोट्स बनाओ, किसी इधर उधर के देख के दिखा के नोट्स बनाओगे ना तो आपको रिमेंबर भी नहीं होगा लाइफ लॉन्ग टाइम तक कि क्या पढ़ाया था, क्या वो तो हमने सुना ही नहीं। ठीक है, लिखा हुआ तो कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, किसी भी यूट्यूब पे चैनल पे सर्च करना, नेट पे जाना, गूगल पे जाना, कोई भी नोट्स प्रोवाइड करवा देगा, बुक भी है ऑलरेडी आपके पास। ठीक है, बट बेटा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका टीचर आपको क्या समझा रहा है, आप उसके बाद सुन रहे हो, समझ रहे हो, हाँ मैटर ये होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये होता है, सॉलिड लिक्विड में काम मैटर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तब आपको चीज़ें याद रहेगी। और चैप्टर को ना सिर्फ वो पास करने के लिए नहीं पढ़ना है कि पढ़े क्वेश्चन आंसर पढ़े लिख के आ गए पास हो गए, नहीं। चैप्टर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, सीखो तो ऐसा सीखो कि लाइफ टाइम तक आपको याद रहे, वो पढ़ाई होती है बेटा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, स्ट्रैटेजी टिप्स वगैरह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में, ये हमारा था लेक्चर नंबर 1। अगर आपको पसंद आए लाइक ज़रूर करना और हाँ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, आप एक भी वीडियो से वंचित ना रहो। और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, और क्या कह रही थी, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट नहीं करोगे तो टीचर को नहीं पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे सूटेबल हो। ठीक है, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए भी तो मैं खड़ी हूँ ना, आपको आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।